हेलो एवरीवन। जैसे कि आपने देखा कि टाइटल में लिखा है कि हम इस पर्टिकुलर वीडियो में आईबीएस सितंबर 2025 एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। मैं शिखा गोयल हूँ और मैंने अभी रिसेंटली जो है मई 2025 में आईबीएस का एग्ज़ाम दिया था। और अब आप कहेंगे कि ये इतनी जल्दी क्यों कि ये वीडियो बनाई जा रही है, अभी तो इसका रिज़ल्ट भी नहीं आया है। मुझे ऐसा लगता है कि जो गलती मैंने करी है वो गलती आप ना करें, और जो है कहते ये अभी से जो है आप अगर आईबीएस की प्रिपरेशन करना शुरू कर देंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब जैसे कि लोग बोलते हैं कि ओपन बुक एग्ज़ाम है, बुक खोल के ही तो लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रस्ट में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, आपको अच्छे से जो है नॉलेज होनी चाहिए ईच पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। यस, मैं आप जो है सही सुन रहे हैं कि ईच पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो है नॉलेज होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आप जो है क्या कहते हैं सिर्फ ग्रुप 2 का दे रहे हैं तो सोचा कि भाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट अगर आप वैसे देखेंगे, अगर मार्क्स देखेंगे अगर कि पेपर में कितना वेटेज आ रहा है, तो अगर आप एक भी ग्रुप लेकर चलते हैं तो आपका फिर भी वेटेज में कैलकुलेशन वाइज तो आप पास हो सकते हैं। बट हर क्वेश्चन में हर सब्जेक्ट जो है कवर किया जा रहा है, तो इसलिए कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो कि आप वहाँ पे पैनिक हो जाए, तो आपको जो है ना हर सब्जेक्ट पे कमांड देनी ज़रूरी होगी। तो वैसे भी ये जो आईबीएस का एग्ज़ाम जो है उन बच्चों के लिए से बेनिफिशियल होगा जो बहुत ग्रुप के लिए हैं। वो तो मतलब कि अगर बहुत ग्रुप दे रहे हैं तो और उनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तो वो बहुत मतलब कि स्मूथली वो आईबीएस का एग्ज़ाम टैकल कर सकते हैं। तो मैं जो इसमें यही बताना चाहती हूँ कि एक तो पहला फर्स्ट मैंने बताया कि बहुत ग्रुप दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बट प्रोवाइडेड ये कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ना टॉपिक्स ना वो रेलिवेंट नहीं होते, लेकिन वो आईबीएस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि मेरे टाइम में कि मई 2025 में डीटी का एक एग्जामिनेशन का क्वेश्चन था 54B में से, मतलब पर्टिकुलरली हम इग्नोर करके जाते हैं, वो जो है क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया था। एंड ऐसे ही जो है क्या कहते हैं जो एमसीक्यू होते हैं, एमसीक्यू 5 एमसीक्यू होते हैं ईच क्वेश्चंस में। अब ईच क्वेश्चंस में अगर 5 एमसीक्यू है तो 5 सब्जेक्ट्स जो है कवर किए जाते हैं, मोस्टली किए जाते हैं। कि मेरे उसमें कुछ क्वेश्चंस में जो है लॉ के 2 क्वेश्चंस की रिपीट हो गए थे, या एफआर के 2 पूछ लिए गए, ऐसा कुछ होगा। बट मोस्टली ओवरऑल जो है 5 एमसीक्यू मीन्स 5 सब्जेक्ट्स के पूछे जा रहे हैं। तो जो क्या क्या होता है कि अगर आपका जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होती है तो ना आपको वो एमसीक्यू का जो टॉपिक है, पहली बात तो मैं क्वेश्चंस नहीं बोल रही हूँ कि आपको क्वेश्चंस जो है ढूंढोगे, आप वो नहीं कर सकते हो, वो तो ऐसा रिपीटेड नहीं है। लेकिन हाँ, आप टॉपिक जो है क्या कहते हैं आप जो सर्च करोगे, फिर उसमें से आप जो सर्च करके देखोगे हाँ ये रेलिवेंट है तो आपने फिर टिक किया, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आपका ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो जो अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी होएगी तो आप जो बाकी फटाफट आपने एमसीक्यू पढ़ा और आपने जो क्या कहते हैं टिक किया, क्योंकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको जो है बुक में जो है क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्वियसली बात है, जैसे कि अगर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के भी आप जो है पेपर देते हो तो उसमें भी जब एमसीक्यू आप टैकल करते हो तो अब ये एमसीक्यू क्या है, डिस्क्रिप्टिव भी आप टैकल करते हो, तो उसमें भी आपके पास बुक तो होती ही नहीं है ना, जो आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है अपने आंसर से लिख रहे होते हो। तो आईबीएस भी एक तरीके से वही समझ लो, बस आपको जो बुक्स दी जा रही है ना वो एज कि मेरे अकॉर्डिंग ये लगता है कि वो बुक्स आपको सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि आप जो कम से कम जो लिखो तो वो थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में लिखो। मतलब थोड़ी सी लैंग्वेज हमारी जो नॉर्मली नहीं अच्छी है, मतलब इंस्टीट्यूट के उस पर नहीं आ पाती है, तो लेकिन आप जब आईबीएस का एग्ज़ाम अटैम्प्ट करो तो आप इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज में लिखो, तो मेरे ख्याल से तो जो है बुक का की बेनिफिट सिर्फ यहाँ पे यही है। अदरवाइज़ आपको जो है अपनी ही नॉलेज वहाँ पे अप्लाई करनी होती है, क्योंकि कई सारे जो क्वेश्चन होते हैं ना कि बाद में एनालाइज जो है ना वो आप ही को अपनी लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। तो इसलिए यही बोल रही हूँ कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो बहुत बहुत ज़रूरी है। मेरे अटैम्प्ट में ना एफआर और आईडीटी इसमें से सबसे ज़्यादा पूछा गया था। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपके अटैम्प्ट में भी एफआर आईडीटी जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, वो तो इंस्टीट्यूट को पता है कि वो सबसे ज़्यादा क्या पूछना चाहेगा। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि ईच सब्जेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एंड एमसीक्यू जो है ना
कॉस्टिंग में से, लॉ में से और आपका आईडीटी, इसमें से जो ज़्यादा टेस्ट किया था। एंड एफआर में भी ये था कि एफआर ज़्यादा एमसीक्यू में ही था। मेरे ख्याल से जो 2 क्वेश्चन से जो डिस्क्रिप्टिव में आए थे, जो मुझे यहाँ तक याद है कि एफआर के सिर्फ 2 क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्टिव में आए थे, अदरवाइज जो है वो एमसीक्यू में ही टेस्ट किया गया था। फिर सेकंड इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जैसे कि कॉस्टिंग 15 मार्क्स के जो पूछा गया था, लॉ 18 का, ऑडिट 11 मार्क्स का, एएफएम 14 मार्क्स का, एफआर 20 मार्क्स का, आईडीटी 23 मार्क्स का, डीटी 13 मार्क्स का, ये पूछा गया था। मैंने ना एग्ज़ाम देते समय ना उस समय क्या की डिफ़िकल्टी थी कि एक तो पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। सच बोलूँ तो मेरा लास्ट क्वेश्चन छूट गया था, बट जब मैंने आके खुद से एनालाइज़ किया कि क्या कमी रह गई थी, तो पेपर इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था। लेकिन उस टाइम पे क्या होता है ना कि वो जब कोई ना कोई अगर आपने एक गलत क्वेश्चन उठा लिया ना, तो वो आपका जो है सारा टाइम लेकर चला जाएगा और उसका प्रेशर ना सबसे ज़्यादा रहता है। तो मैंने जो गलती करी थी, मैंने 5th क्वेश्चन जो है पहले उठा लिया था और 5th क्वेश्चन मेरा 1 आवर से भी एक्सीड हो गया था और मुझे 1 आवर पे ही वहाँ पे जो उस क्वेश्चन को जो स्टॉप कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने कहा नहीं यार, कंप्लीट कर लेते हैं और उस चक्कर में मेरा 3rd क्वेश्चन जो है रह गया था। और जबकि 3rd क्वेश्चन जो है ना प्योरली कह लो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। उसमें सारे क्वेश्चन जैसे मैं कि डीटी का भी हो, आईडीटी का भी हो, सब कुछ जो है प्रैक्टिकली जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने सोचा प्रैक्टिकल है तो थोड़ा सा लास्ट में कर लेंगे, मतलब कि ये तो अपना आप ही के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है, तो आपको खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। ये इसका ये नहीं हो सकता कि जो है आपको कहीं से मिल जाएगा बुक में, क्योंकि थ्योरी क्या होती है कि आप बुक में कहीं तक कि ढूंढ लोगे और फिर इसके बाद लिख लो। तो वो चीज़ मैंने ये ली थी, पर लेकिन ऐसा मत करना, क्योंकि 3rd क्वेश्चन अगर मैंने जब आके पढ़ा तो वो अच्छा था। मतलब कि अगर मैं 5th क्वेश्चन की बजाय वो 3rd अटैम्प्ट कर लेती हूँ तो मेरी भी जो है मेरे मार्क्स ज़्यादा बनने के चांसेस हो जाते हैं। एंड एक केस स्टडी थी, सेकेंड केस स्टडी थी जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग थी, लेंथी थी, उसको तो मैंने पहले ही मना कर दिया, भाई ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये भी आप लोगों को हैंडल करना पड़ेगा। अच्छा, मेरा ये वीडियो बनाने का इम्पॉर्टेंट मतलब कि जो ये था कि आप जब अभी से पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आपको जो है ना क्या करना है कि जैसे कि आपने जैसे एएफएम किया, तो एएफएम में क्या होता है कि डिटेल्ड इंडेक्स नहीं होता। लेकिन आपको मैं इंडेक्स बनाने के लिए बोल रही हूँ, ऑब्वियसली बात है आपके टीचर्स वगैरह का ये जो आपको इंडेक्स प्रोवाइड करवा देते हैं। बस मैं ये बोल रही हूँ कि जब आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो ना, तो वहाँ पे ना जैसे कि टॉपिक वो कौन सा है, उसका हाईलाइटेड वर्ड क्या है वो लिख दो। तो जिससे क्या होता है कि ना, अब जैसे मेरा ऑडिट में था, ऑडिट में एक एमसीक्यू आया था। वैसे तो मुझे उसका आंसर पता था, लेकिन अगर ऐसा अगर किसी को कोई सिर्फ ग्रुप 2 दे रहा हो, ग्रुप 1 नहीं दे रहा है, ग्रुप 1 किसी ने ढंग से पढ़ाई नहीं करी है, तो वो एमसीक्यू में 2 चैप्टर में से जो है पूछा गया। तो सब्सिक्वेंट इवेंट में से पूछा गया था, एंड और जो क्या कहते हैं ईओएम अब की डिस्क्लोजर कहाँ, वो जो सब्सिक्वेंट इवेंट है वो कहाँ डिस्क्लोज होगा, ईओएम में होगा, अदर मैटर पैराग्राफ में होगा। तो वो 2 चैप्टर्स में से कवर था। पर अब उस समय ना मुझे ना ये एकदम से कि मुझे क्रॉस चेक भी करना था, पर मुझे एकदम से क्लिक नहीं हो रहा था कि ये किस चैप्टर में से पूछा गया है बेसिकली, क्योंकि ये तो पता था सब्सिक्वेंट इवेंट है, वो वाला तो मैंने कर दिया था पार्ट, लेकिन जो उसका सेकंड उसमें जब पूछा गया था कि डिस्क्लोजर कहाँ से है, तो वो नहीं था। तो उस चीज के लिए क्या होता है कि वो आपकी अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, तो आपने अगर ऑडिट पूरा ढंग से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ईओएम में ये टॉपिक्स आते हैं, ओएम में ये पूछा जाता है। तो इसमें से मैंने क्लिक मकी हो गया था कि हाँ ये जो सब्सिक्वेंट इवेंट वाला टॉपिक है ये इसमें से ईओएम वगैरह ओएम में से आएगा, तो वो मैंने कर दिया था। बट मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको जो है ना वहाँ पे क्वेश्चन कि जब आप क्वेश्चंस भी कर रहे हो ना, या फिर जब कंसेप्ट भी कर रहे हो ना, तो अच्छे से मार्किंग कर लो, खिचड़ी मत बनाओ, बुक को बहुत क्लियर रखो। क्योंकि मैंने भी कुछ जो है चैप्टर्स है जिसमें मैंने जो है बहुत ज़्यादा गंद मचा दिया था उसमें चैप्टर्स में, लेकिन ऐसा मत करो। क्योंकि जब आप आईबीएस का एग्ज़ाम देते हो ना, तो क्या होता है ना कि जब इतने सारा सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो वो पर्टिकुलर अगर आपने पढ़ा हुआ होता है, आपको लगता है कि हाँ यार ये मैंने पढ़ा था, लेकिन मुझे अभी नहीं लिखा जा रहा, मुझसे नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए जो है ना आपको फिर बुक को ओपन करोगे तो फिर देखोगे तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो इससे अगर क्लियर रहेगी बुक, सिर्फ पर्टिकुलर पॉइंट लिखा होगा कि हाँ ये पर्टिकुलर पॉइंट है, तो वो अच्छे से आपका हैंडल हो जाएगा। एंड बाकी जो है फर्दर मैं वीडियो बना दूंगी आईबीएस की, जब आपका जो अटैम्प्ट जो है बहुत ज़्यादा नियर होगा, या फिर कोई आपको हेल्प चाहिए और आईबीएस के एग्ज़ाम की, तो वो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। तो अभी तो मैं जो है आपकी हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है। तो अभी इस वीडियो के लिए ये पहली बात तो मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो बताना कैसे लगी आपको ये वीडियो और क्या और मैं हेल्प कर सकती हूँ।